इनकलाब जिंदाबाद। देशभक्ति का एक ऐसा जज्बा जिसने अपने बचपन से लेकर अपनी जवानी देश के नाम कर दी। एक ऐसा जज्बा जो मौत को सामने देखने पर भी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शहीद भगत सिंह जी की। नमस्कार दोस्तों, मैं वेंकटेश्वर और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्सस नेटवर्क। स्वतंत्रता के महान सेनानी भगत सिंह जी का जन्म लयालपुर जिले के बंगा गांव में 27 सितंबर 1907 को ब्रिटिश भारत में हुआ था। वर्तमान समय में यह हिस्सा पाकिस्तान में स्थित है। यह माता विद्यावती कौर और पिता किशन सिंह संधू जी के दूसरे और कुल 8 भाई बहन थे। देश के प्रति कुछ कर गुजरने का हौसला तो पिता और चाचा जी के माध्यम से बचपन में ही आ गया था। पिता किशन सिंह जी और चाचा अजीत सिंह जी उस समय के एक्टिव पॉलिटिक्स का बड़ा हिस्सा थे। 1907 में कैनाल कॉलोनाइजेशन तथा 1914 से 1915 में चले गदर विरोध आंदोलन के मुख्य हिस्सा रहे हैं। 1919 जब भगत सिंह जी केवल 12 वर्ष के थे तब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने 400 लोगों की निर्ममता से गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसकी अगली सुबह इन्होंने वहां जाकर उस खौफनाक मंजर को देखा और अंग्रेजों से अपने देश को स्वतंत्र कराने का जज्बा और अधिक दहक उठा। बात करें इनकी शिक्षा की तो प्रारंभिक शिक्षा गांव के विद्यालय से ही हुई। उसके पश्चात भगत सिंह जी लाहौर स्थित दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल में दाखिला लिया। इसके बाद अपने आगे की पढ़ाई हेतु नेशनल कॉलेज लाहौर गए। नेशनल कॉलेज लाहौर बनने के भी एक अपनी अलग कहानी है। कॉलेज की स्थापना 1921 में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी और भाई परमानंद जी द्वारा की गई थी, जिसका कारण गांधी जी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन था। जी हाँ दोस्तों, असहयोग आंदोलन, जिसके अंतर्गत देशवासियों से विदेशी चीज़ों के उपयोग, शैक्षणिक संस्थाओं में जाने का विरोध तथा अन्य विदेशी वस्तुओं के विरोध पर जोर दिया गया था, जिसके चलते कई विद्यार्थी ब्रिटिश शासन द्वारा संचालित संस्थाओं में जाना बंद कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप आंदोलन खत्म होने पर उन्हें वापस सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों में दाखिला नहीं मिला। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले स्कूली छात्रों में भगत सिंह जी भी थे। यह वह दौर था जब भगत सिंह गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुआ करते थे। लेकिन कहते हैं ना, भरोसा इंसान की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी होती है। यही हुआ कुछ भगत सिंह जी के साथ। उनका अटूट भरोसा गांधी जी के ऊपर से कहीं न कहीं उठा। लेकिन चौरा चौरी पुलिस स्टेशन पर हुए हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन वापस लेने के पश्चात अब समय था 1923 का, जब भगत सिंह जी अपनी स्कूली शिक्षा खत्म कर नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। जी हाँ दोस्तों, नेशनल कॉलेज, जहाँ उनकी मुलाकात उनके शहीद साथी सुखदेव जी और भगवती प्रसाद जी से हुई। देश के प्रति कुछ कर गुजरने की सोच ने एक दूसरे को बहुत प्रभावित किया और देखते ही देखते ये बहुत गहरे मित्र भी हो गए। मित्रों के साथ मिलकर भगत सिंह जी ने नवजवान भारत सभा का गठन किया। नेशनल कॉलेज में पढ़ते हुए इन्हें और इनके साथियों को जयचंद्र विद्यालंकार जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिन्होंने आगे चलकर इन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी में शामिल होने का रास्ता दिखाया। 1924 में भगत सिंह जी अपने मित्रों के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी के साथ जुड़ गए, जहां इन्हें चंद्रशेखर आजाद जी के साथ काम करने का अवसर मिला। जब भगत सिंह जी इस पार्टी के साथ आए, उसी के कुछ समय पहले ही पार्टी के बड़े नेताओं को काकोरी ग्राम से गुजरती रेल पर ब्रिटिश खजाने की लूट के अपराध में पकड़े गए थे। सीनियर लीडर के नाम पर केवल चंद्रशेखर आजाद जी ही थे, जिनके सानिध्य में युवाओं को आगे बढ़ना था। भगत सिंह जी और उनके मित्रों के मन में नेशनल लेवल पर अपने आज़ादी की मुहिम को आगे बढ़ाने की चाह थी। यह मौका आया 30 अक्टूबर 1928 को, जब साइमन कमीशन ने लाहौर का दौरा करना चाहा। इस दिन लाला जी की अगुवाई में कई हजार लोग आए। साइमन वापस जाओ का नारा लाहौर स्टेशन पर लगाने लगे। जॉर्ज साइमन के आने के पश्चात ही सुपरिटेंडेंट स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया, जिसका प्रमुख उद्देश्य लाला जी को निशाना बनाना था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पुलिस की लाठियां लाला जी पर तब तक बरसती रही जब तक उनके सर से खून न आ गया, जिसके चलते लाला जी की मृत्यु हो गई। लाला जी की मृत्यु ने तो मानो हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी में अलग ही आग भड़का दी थी। अब इस बार की बैठक में हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी में 2 प्रमुख बातें हुई। पहला तो इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया था, और दूसरा सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई गई, जिसके चलते लाला जी की मौत का बदला लिया जा सके और हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन देश की नज़रों में आ सके। चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, सुखदेव जी और जयपॉल को इस काम के लिए नियुक्त किया गया। लेकिन एक छोटी सी भूल के चलते स्कॉट की जगह नए आए जॉन सॉन्डर्स की जान चली गई। इस समय तो वो लोग वहां से निकल जाने में सक्षम रहे और फिर सुरक्षित जगह मसंग रोड आकर हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन की एक मेंबर दुर्गा देवी की सहायता से
भगत सिंह जी एवं साथी कोलकाता गए, जहां इनकी मुलाकात जितेंद्र नाथ दास जी से हुई, जो बम बनाने में कुशल थे, तथा यहीं शहीद राजगुरु जी की मुलाकात अपने साथियों से हुई। क्रांतिकारियों की बढ़ती लोकप्रियता अंग्रेज सरकार पर सीधा प्रहार करने लगी थी, जिसके चलते वे आम आदमी की स्वतंत्रता पर रोक लगाने हेतु नए कानून बनाने लगी थी, जिसका विरोध करने हेतु पार्टी ने असेंबली पर बम फेंकने का निर्णय लिया, जिसके लिए भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी को चुना गया। बम फेंकने हेतु कई अहम पहलुओं पर ध्यान दिया गया था, जिसके चलते उन्हें बम खाली स्थान पर फेंकना था और अपनी बात को जनता तक पहुंचाने हेतु दोनों अरेस्ट भी हो गए। समय का पहिया ऐसा चला कि सारे हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी पकड़े जाने लगे और मुकदमा चलने लगा। पुलिस की बर्बरता के आगे कुछ तो अडिग रहे, पर कुछ अपना धैर्य खो बैठे। जय पॉल और हंसराज वोहरा पुलिस के गवाह बन गए, जिसके चलते पुलिस का केस और मजबूत हो गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्हें पकड़ा तो असेंबली में बम फेंकने के लिए गया था, लेकिन अब यह केस जॉन सॉन्डर्स की हत्या पर आ गया था। इसके चलते सुखदेव जी, राजगुरु जी और भगत सिंह जी को फांसी की सजा सुनाई गई और अन्य क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। देश उस समय क्रांतिकारियों के साथ था। लेख लिखे जाने लगे, क्रांति की लहर हर जगह पहुंच चुकी थी। इसी बीच जेल के पक्षपात के विरुद्ध भी क्रांतिकारियों ने आवाज उठाई, जहां 110 दिनों के आमरण अनशन के पश्चात न्याय स्वरूप जेल में सही तरीके से रहने और मतभेद न करने की बात को मनवाई। देश में हर व्यक्ति चाहते थे कि इन्हें फांसी की सजा न हो। कांग्रेस में भी इस विषय में बात होने लगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अधिवेशन में फांसी का विरोध किया, जिसके चलते लोग गांधी जी के पास भी गए और दायित्व दिया कि वे अंग्रेज सरकार से बात करें और इस फांसी की सजा को रुकवाएं। इसी बीच गांधी जी की बात वायसराय इरविन से हुई, जो 17 फरवरी 1931 से लेकर 5 मार्च 1931 तक चली, जिसमें कई समझौते होने थे, जिसमें एक मुद्दा क्रांतिकारियों को माफ करने और फांसी की सजा को रोकने की भी थी, जिसमें अंत में यह मुद्दा विफल हो गया या बात हुई ही नहीं, इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। इसी बीच भगत सिंह जी के पिता ने भी माफी की गुहार की थी, जिस पर भगत सिंह जी खुद माफी नहीं चाहते थे एवं अपनी माता से अंतिम मुलाकात में हंसते हुए कहते हैं कि मेरी लाश को लेने मेरे छोटे भाई को भेज देना। बात करें इनके विचारों की तो ये बहुत आजाद सोच के व्यक्ति थे। इन्हें किताबें बहुत प्रिय थे, जो इनके व्यक्तित्व एवं सोच का बहुत बड़ा हिस्सा थे। भगत सिंह जी कम्युनलिज्म साम्यवाद के समर्थक थे। वे चाहते थे कि देश की संपत्ति पर प्रत्येक देशवासी का समान रूप से अधिकार हो एवं प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार एवं जरूरत के अनुसार योगदान दे और प्राप्त भी करे। भगवान के विषय में भगत सिंह जी के विचार काफी अलग थे। एक मित्र के कहने पर कि आने वाले अंतिम दिनों में आपकी आस्था भगवान पर आ जाएगी, भगत सिंह जी कहते हैं कि नहीं मेरे मित्र, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इसे पतन और मनोबल का कार्य मानता हूँ। ऐसे छोटे और स्वार्थी उद्देश्य के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। भगत सिंह जी के अनुसार व्यक्ति को मारना आसान है, लेकिन उसकी सोच को नहीं। महान साम्राज्य ढह गए, जबकि विचार बचे रह गए। जेल में रहते हुए भगत सिंह जी और उनके 2 मित्र लॉर्ड इरविन को पत्र में लिखते हैं कि उन्हें युद्ध कैदियों के रूप में व्यवहार किया जाए और परिणाम स्वरूप फायरिंग दस्ते के द्वारा निष्पादित किया जाए, न कि फांसी के द्वारा। अंततः वह काला दिन 23 मार्च 1923 आ गया, जब भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी को फांसी दी जानी थी और ये क्रांतिकारी वीर हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए। वे न केवल साहसी व्यक्ति थे, बल्कि प्रतिभा के धनी एवं दृढ़ निश्चयी व्यक्ति भी थे। उनके जीवन के प्रत्येक क्षण से प्रेरणा मिलती है। चुनौतियां अनेक आएंगी, लेकिन अडिग रहकर उनका सामना करना आप पर निर्भर करता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नेक्सस नेटवर्क को सब्सक्राइब करें।